इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो इतरामन उठ खड़ा हुआ। कोई रिपोर्ट? सलाम दुआ के बाद इमरान ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आई, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये अचानक क्या हो गया है, किसने ये हरकत की होगी? इमरान ने कहा। ये तो सुराग मिलने पर ही मालूम होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ सर। बंदरगाह के इलाके में एक वीरान जगह पर वो कार मिल गई है, लेकिन कार खाली है। कार पर मौजूद नंबर प्लेट के मुताबिक मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूम किया तो मालूम हुआ कि नंबर प्लेट जेली है। ये जेली नंबर किसी ट्रक का है। हमने इर्द गिर्द के इलाके से मालूमात हासिल की है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल सका, सफदर ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? इमरान ने पूछा। बंदरगाह के इलाके वेस्ट हार्फ के एक पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल कर रहा हूँ। सिद्दीकी और नुमानी कार के करीब मौजूद हैं, जबकि कैप्टन शकील और तनवीर अभी तक इधर उधर से मालूमात हासिल कर रहे हैं और खावर और चौहान घाट पर मौजूद हैं, सफदर ने जवाब दिया। तुम वहीं ठहरो, मैं इमरान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ। इमरान साहब, कोई क्लू मिला तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं बेहद परेशान हो रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने भी उठते हुए कहा। तो इमरान ने मुंह से जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से बंदरगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे, लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच रहा था। थोड़ी देर बाद वो वेस्ट हार्फ पहुंच गया तो उसने दूर सड़क के किनारे खड़े हुए सफदर को देख लिया और चंद लम्हों बाद उसने कार सफदर के करीब ले जाकर रोक दी। आओ बैठो सफदर, इमरान ने कहा। तो सफदर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। जहाँ कार मौजूद है वहाँ तक रहनुमाई करो, इमरान ने कहा। तो सफदर ने उसे बताना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो रेत के टीलों के अंदर मौजूद स्याह रंग की बड़ी सी कार के करीब पहुंचकर रुक गए। इमरान और सफदर दोनों कार से नीचे उतरे तो नुमानी और सिद्दीकी दोनों आगे बढ़े। कार की तलाशी ली है? इमरान ने पूछा। मुकम्मल तलाशी ली है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, नुमानी ने जवाब दिया। तुमने चेक किया था कि कार के अंदर कितने अफराद थे? इमरान ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, अलबत्ता दरबान ने मुझे बताया था कि 4 अफराद थे और चारों मकामी बदमाश थे, इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया, नुमानी ने जवाब दिया। यहाँ तक कैसे पहुँचे हो तुम लोग? इमरान ने पूछा। हम अंदाज़न इस तरफ आए, यहाँ एक आदमी ने मुझे बताया कि स्याह रंग की कार इस तरफ गई है, तो मैं इधर आ गया और यहाँ ये कार मौजूद थी, नुमानी ने जवाब दिया। इमरान ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसने खुद कार की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गया। कार में वाकई कुछ नहीं था। इमरान ने कार का बोनट खोला और इंजन पर झुक गया और इंजन का नंबर तलाश करना शुरू कर दिया। चंद लम्हे बाद वो एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया, क्योंकि कार के इंजन पर मौजूद नंबर को खसूसी तौर पर ख़राब किया गया था। इसका मतलब है कि प्लानिंग के साथ उन्हें अगवा किया गया है, इमरान ने बोनट बंद करते हुए कहा। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ऐसा किसने और क्यों किया है, सफदर ने कहा। इमरान ने कार के इर्द गिर्द खासे बड़े इलाके को भी चेक किया, लेकिन वहाँ किसी किस्म के कोई आसार मौजूद नहीं थे। आओ बंदरगाह पर चलते हैं, इमरान ने कहा और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अब हमारे यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं है इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, तुम लोग जा सकते हो, इमरान ने कहा और सफदर समेत कार में बैठकर उसने कार को मोड़ा और फिर बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। यहाँ कैप्टन शकील, तनवीर, खावर और चौहान भी मौजूद थे, लेकिन उनके पास भी किसी किस्म का कोई क्लू ना था। यूं लगता था इमरान साहब के जैसे जादू के जोर से सब गायब हो गए हों, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, कहीं ये वही काशाम जादू का सिलसिला ना हो, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब,
इन दोनों को बाकायदा मकामी बदमाशों के जरिए अगवा किया गया है। जादूगरों को क्या ज़रूरत है कि वो इन बदमाशों की बाकायदा खिदमत हासिल करें? सफ्तर ने जवाब दिया और इमरान एक कोने में बैठे हुए बूढ़े फ़कीर की तरफ बढ़ गया जो ज़मीन पर बैठा हुआ हाथ बढ़ाकर भीख मांग रहा था। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और फ़कीर के हाथ पर रख दिया तो फ़कीर बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए थे। अल्लाह आपका भला करे, फ़कीर ने कहा और जल्दी से नोट जेब में डाल दिया। इधर से रेत के टीलों की तरफ से आरंग की कार गई है। अगर तुम उसके बारे में कुछ बता सको तो इतनी मालियत का एक नोट और भी तुम्हें मिल सकता है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक नोट और निकाल दिया। मगर वो तो इंतहाई खौफनाक गुंडे हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो उन्होंने मक्खी की तरह मसल देना है, फ़कीर ने झिझकते हुए अंदाज में कहा। अलबत्ता उसकी नज़रें इमरान के हाथ में मौजूद बड़े नोट पर जमी हुई थीं। किसी को मालूम नहीं होगा बाबा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी क्योंकि उसने तो वैसे ही अंदाजे से उससे बात की थी, लेकिन उस फ़कीर का जवाब बता रहा था कि वो वाकई उन लोगों से वाकिफ़ है। बाबा, कार को मैंने देखा है। इस कार में सीट पर कालू बैठा हुआ था। कालू बहुत बड़ा गुंडा है। वो महाराजा महल्ले में होटल का मालिक है। कालू का होटल कहते हैं उसे। मैं एक बार उस होटल के बाहर बैठ गया था तो कालू ने मुझे शदीद ज़दोकोब करके वहाँ से भगा दिया था, फ़कीर ने इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से कहा। कालू के साथ और कौन थे? इमरान ने नोट उस फ़कीर को देते हुए कहा। उनको मैं नहीं जानता, वो 4 आदमी थे। मैं तो सिर्फ कालू को पहचानता हूँ, फ़कीर ने जल्दी से नोट अपनी जेब में डालते हुए कहा। ठीक है, अब भूल जाओ इस बात को, इमरान ने कहा और वापस मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। यहाँ सफ्तर खामोश खड़ा हुआ था। तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने करीब जाकर सफ्तर से पूछा। सामने पार्किंग में है। क्यों? सफदर ने चौंक कर कहा। एक क्यूलियो मिला है। स्याकार में महाराजा महल्ले का एक बदमाश कालू मौजूद था। अब हमने वहां जाना है, इमरान ने कहा तो सफदर के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात ऊपर आए। क्या इस फ़कीर ने बताया है? हैरत है, इस फ़कीर को कैसे मालूम हुआ? सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ये लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं और इन्हें चेहरों की भी बेहद पहचान होती है, इमरान ने कहा और साथ ही उसने फ़कीर से होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। हैरत है, मेरे तो तसव्वुर में भी न था कि इस फ़कीर से भी क्लू मिल सकता है, सफदर ने कहा। तुम कार लेकर आओ, महाराजा मल्ला सिविल अस्पताल के अक़ब में है, मैं वहां जा रहा हूं, इमरान ने कहा। बाकी साथियों को भी साथ लिया जाए, सफदर ने कहा। नहीं, उन्हें वापस भिजवा दो, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने कार में बैठते हुए कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ एक तरफ को बढ़ गया। इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उसने सफदर की कार भी अपने अक़ब में आती देख ली। सिविल अस्पताल के अक़ब में ये कदीम महल्ला था। इमरान ने कार एक तरफ रोक दी और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे सफदर ने भी कार उसके अक़ब में खड़ी करके रोक दी और फिर वो भी नीचे उतर आया और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। यहाँ कालू का होटल कहाँ है? इमरान ने एक दुकानदार से पूछा। आगे जाकर दाएं हाथ पर सड़क जा रही है, उस सड़क पर है, दुकानदार ने जवाब दिया तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो होटल के सामने पहुंच गए। ये आम सा होटल था। अंदर बदमाश और गुंडा टाइप अफराद भरे हुए थे। काउंटर पर एक उदेड़ उम्र आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर जख्मों के मुंतमल शुदा निशानात मौजूद थे। इमरान और सफदर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो वहां मौजूद सब लोग चौंक कर और हैरत भरे अंदाज में उन्हें देखने लगे। काउंटर पर खड़े उदेड़ उम्र आदमी की नज़रें भी इमरान और सफदर पर जमी हुई थीं। कालू से मिलना है, इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर कहा। बास तो काफिरिस्तान गया हुआ है, आप कौन हैं? काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा। हमारा ताल्लुक उस काम से है जो काम कालू करता है। क्या वो माल लेकर गया है या नहीं? इमरान ने आंख का कोना दबाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि बास काफिरिस्तान गए हैं, उदेड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। क्या कालू समुद्र के रास्ते माल लेकर जाता है या ज़मीनी रास्ते से? इमरान ने पूछा।
मुझे ये भी मालूम नहीं है। वो ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। उधेड़ उम्र आदमी ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। कब गया है? इमरान ने पूछा। आज सुबह, उधेड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। वहाँ किस तरह उससे रब्ता किया जा सकता है? इमरान ने पूछा। आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बात खुद ही वापस आ जाता है, उधेड़ उम्र आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। सफदर जो उसके साथ खड़ा था वो भी वापस मुड़ा और चंद लम्हों बाद वो दोनों होटल से बाहर आ गए। इसका मतलब है कि जोलिया और साले को काफिरिस्तान ले जाया गया है, सफदर ने कहा। हाँ, और अब टाइगर असल खोज निकालेगा। वो ऐसे कामों में माहिर है, इमरान ने कहा। आप खुद पूछ लेते, सफदर ने कहा। नहीं, ऐसे लोगों के राब्ते हैरानकुन अंदाज के होते हैं। जैसे ही हम यहाँ कोई एक्शन करते, लामहल्ला उसकी इत्तला उस कालू तक पहुँच जाती। वैसे भी उधेड़ उम्र काउंटरमैन का लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? सफदर ने कहा। तुम चीफ को रिपोर्ट देकर वापस चले जाओ, मैं अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ, वहाँ से कॉल करके टाइगर की ड्यूटी लगा दूंगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट पर पहुँच गया। उसने सिटिंग रूम में पहुँचते ही अलमारी से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। वो कार में मौजूद ट्रांसमीटर से भी टाइगर को कॉल कर सकता था, लेकिन चूंकि उसे तफसील से बात करना थी इसलिए उसने फ्लैट से कॉल करने का फैसला किया था। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे फ्लैट के फ़ोन पर कॉल करो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान समझ गया कि टाइगर की कॉल होगी। उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की मौदबाना आवाज़ सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम? इमरान ने पूछा। सेंट्रल होटल के बाहर पब्लिक फ़ोन बूथ से बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर ने कहा। जोलिया और साले को वक्त मिलादी रेस्तोरां से बाहर निकलते ही एक स्याह रंग की कार में जबरन अगवा करके ले जाया गया है और फिर ये कार सीक्रेट सर्विस को बंदरगाह के शुमाली तरफ रेत के टीलों में खाली खड़ी मिली है। कार का नंबर चेक कराया गया तो नंबर जेली था। बहरहाल मैंने वहां जाकर क्लू हासिल किया है कि इस कार में महाराजा महल्ले के बदमाश कालू को देखा गया है। जिस पर मैं कालू के होटल गया तो वहां से पता चला कि कालू काफिरिस्तान गया हुआ है। मैं इसलिए खामोशी से वापस आ गया। अगर वहाँ हंगामा होता तो लामहल्ला कालू गायब हो जाता। तुम वहाँ जाओ और ये मालूम करो कि कालू जोलिया और साले को लेकर कहाँ गया है और किसके कहने पर उसने ये काम किया है, पूरी तफसील मालूम करो, इमरान ने कहा। महाराजा महल्ले का कालू शराट क्लब के मार्टी के लिए काम करता है। ये लोग मनशियात की स्मगलिंग करते हैं। यकीनन ये काम मार्टी के हुक्म पर हुआ होगा। उसे मालूम करके आपको रिपोर्ट देता हूँ, टाइगर ने कहा। तमाम तफसील मालूम करो, हमने उन दोनों को फौरी तौर पर बरामद करना है, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देता हूँ, टाइगर ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, कालू के बारे में मालूम हो गया है। मार्टी लड़कियों की स्मगलिंग भी करता है और कालू वगैरह उसके लिए काम करते हैं। मार्टी का काफिरिस्तान में एजेंट कोई पंडित हरी चंद है जो काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत के किसी बड़े मोहब्बत का पुरोहित है। वो काफिरिस्तानी धर्म की लड़कियों की स्मगलिंग करता है और इस बार उसने पहली बार इस काम की फरमाइश की और बाकायदा साले और जोलिया की तस्वीरें भी उनको फराम की गईं। इन दोनों को लांच और बहरी जहाज़ के ज़रिए काफिरिस्तान ले जाया गया है। सोकी घाट पर उन्हें उतारा गया और फिर वहां से खसूसी व्हीकल में डालकर उन दोनों को दारुल हुकूमत के मशरिक में वाक़या एक इलाके महारात में मौजूद बड़े मोहब्बत से मुल्का एक इमारत में पहुंचाया जाएगा, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ये दोनों वहां पहुंच चुकी हैं? इमरान ने पूछा। सोकी घाट पर तो ये पहुंच चुकी हैं, अलबत्ता अब से कुछ देर बाद ये उस मोहब्बत तक पहुंच जाएंगी, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, उस मार्टी का क्या हुआ? इमरान ने पूछा। मैंने उसे हलाक कर दिया है, टाइगर ने जवाब दिया।
ओके, उसके बाकी साथियों का भी खात्मा कर दो। इमरान ने कहा और करेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। एक्स्ट्रो। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस की मेम्बरान जोलिया और साले को पाकेशिया से अगवा करके काफरिस्तान ले जाया गया है। काफरिस्तान दारुल हुकूमत के मशरक में एक इलाका महारात है जिसमें कोई बड़ा मोहब्बत है और मोहब्बत से मुल्का वहाँ के परोहत हरीचंद की रैश का है। इन दोनों को समुंदर के रास्ते ले जाया गया है और 100 की घाट पर ये उतर चुकी हैं। वहाँ से वैगन के ज़रिए उन्हें महारात ले जाया जा रहा है। तुमने वहाँ फौरी रेड करना है और ना सिर्फ जोलिया और साले को बरामद करना है बल्कि इस परोहत हरीचंद से भी मालूम करना है कि उसे इन दोनों के अगवा का टास्क किसने दिया है। फौरी हरकत में आ जाओ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये परोहत के दरमियान में आने का मतलब है कि ये वही का शाम जादू वाला सिलसिला है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक ज़ीरो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने सफदर के साथ महाराजा महल्ले में कालू के होटल में जाने और फिर टाइगर की तरफ से दी गई रिपोर्ट दोहराने के साथ साथ ये भी बता दिया कि उसने बतौर एक्स्ट्रो नाटरान को हदायत दे दी हैं। इमरान साहब, अगर ये मावराई सिलसिला है तो फिर शायद नाटरान ये काम ना कर सके, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार अपने असल लहजे और आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। मावराई सिलसिला शायद आगे जाकर बनता है, यहाँ से तो उन्होंने मकामी बदमाशों से काम लिया है। अलबत्ता एक परोहत के दरमियान में आने से मुझे भी ये ख्याल आया था, लेकिन टाइगर ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये परोहत पहले भी पाकेशिया से काफरिस्तानी धर्म की लड़कियां अगवा करके काफरिस्तान के लिए खरीदता रहता है, इसलिए वो भी आदि मुजरिम है। अलबत्ता उसने परोहत का रूप धार रखा है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है इमरान साहब, अब इसके सिवा और क्या भी किया जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नाटरान की रिपोर्ट आए तो मुझे ज़रूर इतला देना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन के तअसरात नुमायां थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।